नमस्कार। भारत के फाइनेंशियल मार्केट मतलब वित्तीय बाजार की दुनिया कभी कभी काफी उलझी हुई लगती है ना। इतने सारे मुश्किल शब्द, पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान भाषा में बिल्कुल सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये सारे शब्द बॉन्ड, आईपीओ, सेबी अक्सर सुनाई देते हैं, कभी खबरों में, कभी दोस्तों की बातों में। पर क्या हम सच में इनका मतलब समझते हैं? तो बस आज की हमारी पूरी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। हम इन शब्दों के पीछे का मतलब जानेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर इनका हमारी जिंदगी पर असर क्या पड़ता है। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम भारत के फाइनेंशियल मार्केट के स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर बात करेंगे सेबी की, जो कि मार्केट का गार्डियन है। उसके बाद मार्केट में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड्स वगैरह को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि टेक्नोलॉजी ने भारत के फाइनेंस को ग्लोबल कैसे बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। भारत का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम आप कह सकते हैं कि असल में 2 बड़े हिस्सों में बटा हुआ है, और हमारी कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। ये जो तस्वीर है, इससे पूरे सिस्टम का एक मैप समझिए। देखिए, 2 हिस्से हैं। एक है मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार, जो शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए है, और दूसरा है कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। दोनों ही इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी हैं, पर दोनों का काम, दोनों का मकसद एकदम अलग है। इसे और आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, जो मनी मार्केट है वो एक 100 मीटर की स्प्रिंट रेस जैसा है, छोटा, तेज, और इसका मेन काम है कैश मैनेजमेंट, और इसका रेगुलेटर है आरबीआई। वहीं दूसरी तरफ जो कैपिटल मार्केट है वो एक मैराथन की तरह है, लंबा, धैर्य वाला, और इसका लक्ष्य है पैसा बनाना, वेल्थ क्रिएशन। और इस मैराथन का रेफरी कौन है? वो है सेबी। तो अब जब हमने मैराथन की बात की है तो उसके रेफरी पर भी ध्यान देना जरूरी है। मतलब अब हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर सेबी की। सेबी को आप बाजार का रेफरी या कह लीजिए एक गार्डियन मान सकते हैं, जिसका काम यह देखना है कि खेल सही नियमों के साथ खेला जाए। सेबी, जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे 1992 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर बनाया गया था। मतलब इसे संसद के एक कानून के तहत बनाया गया, और इसका काम सीधा सा है, भारत के सिक्योरिटीज और कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करना, यानी उस पर नजर रखना और नियम बनाना। तो सेबी करता क्या है? इसके 3 मेन काम हैं। पहला और सबसे जरूरी, जो लोग पैसा लगा रहे हैं यानी निवेशक, उनके हितों की रक्षा करना। दूसरा, मार्केट को और बेहतर बनाने में मदद करना, उसके विकास को बढ़ावा देना। और तीसरा, ये पक्का करना कि बाजार में सब कुछ खुले तौर पर और ईमानदारी से हो, कोई धांधली ना हो। मतलब सेबी ये तय करता है कि खेल फेयर हो, खेलने का मैदान यानी मार्केट सही हो, और सभी खिलाड़ी यानी इन्वेस्टर्स खुद को सुरक्षित महसूस करें। और सेबी लगातार मार्केट को बेहतर बनाने के लिए काम करता रहता है। जैसे हाल ही में सेबी ने विदेशी निवेशकों के लिए स्वागत एफआई नाम का एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। नाम से ही जाहिर है यह उनका स्वागत करने के लिए है। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो भरोसेमंद विदेशी निवेशकों के लिए भारत में पैसा लगाना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज बना देगा। इतना ही नहीं, बड़ी कंपनियों के लिए आईपीओ लाने के नियमों को भी थोड़ा आसान बनाया गया है। आईपीओ मतलब जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम जनता के लिए बाजार में लाती है। इन नियमों में ढील का मतलब यह है कि अब और ज्यादा कंपनियां, खासकर हमारे देश के नए स्टार्टअप्स, आसानी से मार्केट से पैसा उठा पाएंगे और अपने बिजनेस को और बड़ा बना पाएंगे। अच्छा, तो अब तक हमने मार्केट का स्ट्रक्चर और उसके रेफरी सेबी को समझ लिया। अब बारी है उन चीजों को समझने की जिनका इस मार्केट में लेन देन होता है, यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बॉन्ड्स की। और बॉन्ड्स की बात हो तो एक सवाल जरूर मन में आता है कि जब भी ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती हैं, तो बॉन्ड की कीमतें गिर क्यों जाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो चलिए समझते हैं कि इन दोनों के बीच ये उल्टा रिश्ता आखिर है क्यों। इस रिश्ते को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सीसॉ, जैसे पार्क में होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। जब सीसॉ का एक सिरा, मान लीजिए ब्याज दरें, ऊपर जाता है तो दूसरा सिरा यानी बॉन्ड की कीमतें अपने आप नीचे आ जाती हैं, और जब ब्याज दरें नीचे तो बॉन्ड की कीमतें ऊपर। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? चलिए देखते हैं। तो पहला सीन देखते हैं। मान लीजिए कि बैंक ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी। अब सोचिए, आपके पास एक पुराना बॉन्ड है जो 6% का ब्याज दे रहा है, लेकिन मार्केट में अब नए बॉन्ड 8% पर मिल रहे हैं। तो जाहिर है कोई भी आपका 6% वाला बॉन्ड क्यों खरीदेगा? वो कम आकर्षक हो गया।
इसलिए उसे बेचने के लिए उसकी कीमत घटानी पड़ेगी ताकि खरीदार को भी लगभग 8% जैसा ही रिटर्न मिल सके। और अब दूसरा सीन, बिल्कुल इसका उल्टा। मान लीजिए बैंक ने ब्याज दरें घटा दी। अब मार्केट में नए बॉन्ड सिर्फ 4% पर मिल रहे हैं, लेकिन आपके पास तो वो पुराना 6% वाला बॉन्ड है। अब आपका बॉन्ड तो हीरो बन गया, क्योंकि वो ज्यादा ब्याज दे रहा है। हर कोई उसे खरीदना चाहेगा, और जब डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। देखा, बिल्कुल सीसॉ की तरह। बॉन्ड्स के अलावा एक और दिलचस्प इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं AIFs, यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। इसे आप एक तरह का एक्सक्लूसिव इन्वेस्टर्स क्लब समझ सकते हैं। इसमें कुछ बड़े और अनुभवी निवेशक मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर उस पैसे को किसी खास जगह, जैसे किसी नए स्टार्टअप में या किसी बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगाते हैं। और फिर आते हैं डेरिवेटिव्स। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनकी खुद की कोई कीमत नहीं होती। इनकी कीमत किसी और चीज से डिराइव होती है, यानी निकलती है। जैसे दही की कीमत दूध पर निर्भर करती है ना? बिल्कुल वैसे ही एक डेरिवेटिव की कीमत किसी स्टॉक, सोने या फिर डॉलर जैसी किसी करेंसी की कीमत पर निर्भर करती है। तो चलिए अब हम अपनी बातचीत के आखिरी और शायद सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी और दुनिया से जुड़ने की चाहत भारत के फाइनेंशियल लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल रही है। और इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल है गिफ्ट सिटी। ये गुजरात में बना भारत का पहला और इकलौता इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। इसे बनाने का मकसद बस एक ही है, भारत को दुनिया के फाइनेंशियल मैप पर एक बड़े और अहम खिलाड़ी के तौर पर खड़ा करना। और क्या ये कोशिश कामयाब हो रही है? बिल्कुल। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स में गिफ्ट सिटी को 46वीं रैंक मिली है। ये एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दिखाता है कि पूरी दुनिया अब भारत को एक ज़रूरी फाइनेंशियल हब के तौर पर देख रही है और पहचान रही है। गिफ्ट सिटी के अलावा भारत की एक और जबरदस्त सफलता की कहानी है UPI। और ये कहानी अब सिर्फ भारत की गलियों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि दुनिया के कई देशों में अपनी छाप छोड़ रही है। UPI, जिसे 2016 में NPCI ने लॉन्च किया था, असल में एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। इसने भारत में डिजिटल पेमेंट की दुनिया में सचमुच एक क्रांति ला दी है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एक ही मोबाइल ऐप में आपके सारे बैंक अकाउंट्स को जोड़ देता है। सीधे शब्दों में कहें तो UPI ने पैसे भेजना और पाना उतना ही आसान बना दिया जितना किसी को एक WhatsApp मैसेज भेजना। तो गिफ्ट सिटी से लेकर ग्लोबल होते UPI तक भारत ने वाकई एक लंबा सफर तय कर लिया है। पर अब सवाल ये उठता है कि अगला कदम क्या होगा? क्या वो डिजिटल करेंसी होगी, या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? भारत के फाइनेंशियल सिस्टम का अगला बड़ा पड़ाव क्या होगा, ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है।